संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। एक देश एक चुनाव बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर वोटिंग हुई। ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल पेश किया गया, जिसके पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। इस पर केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि देश के लिए ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। वन नेशन वन इलेक्शन ये कुछ नहीं है, एक शगुफा है, क्योंकि आज देश में बहुत बड़े बड़े समस्याएं हैं। सरकार की नीति और नियत उन समस्याओं को समाधान करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सरकार की न चाहत है, न सरकार की नीति है, न नियत है। इसलिए लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा होता। आज वन नेशन वन एजुकेशन का बिल लाकर रखते, हम लोग उसका स्वागत करते। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो लोकसभा में आज संशोधन विधेयक पेश हुआ है, जो जेपीसी को रेफर करने के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है। जेपीसी में सभी पार्टी के वरिष्ठतम लोग रहते हैं, उसमें भी लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा होगी। उसके बाद जब सदन में बहस के लिए आएगा तो विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन ये संसदीय रिफॉर्म्स की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। माननीय मोदी जी हमेशा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर विश्वास करते हैं। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इट्स अगेंस्ट द फेडरलिज्म ऑफ आवर नेशन एंड वी आर अपोजिंग द बिल। और ऐसे में बड़े सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन, विपक्ष को क्या टेंशन? संसद में बिल हुआ पेश, विपक्ष क्यों मचा रहा क्लेश? बिल पास कराने पर सरकार का जोर, हार के डर से विरोधी मचा रहे शोर। जेपीसी में भेजा जाएगा बिल, क्या देश में एक साथ चुनाव मुमकिन? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका गुप्ता जी, जरा ये बता दीजिए कि इससे दिक्कत क्या है अगर देश में एक ही समय में चुनाव अगर होता है, इस बिल को अगर पास कराया जाता, हालांकि 2/3 आंकड़ा चाहिए, जो कहा जा रहा है कि है नहीं। सवाल इस बात को लेकर है कि यह असंवैधानिक कैसे है, जो प्रियंका कह रहे हैं, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए, ये हमारे संघीय ढांचे के पूरी तरीके से विपरीत हो जाता है, जहां पे केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार मिलकर पूरी तरीके से सरकारें चलाती है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो राज्य हैं, जो राज्यों की सरकारें होती हैं, वो उनके मुद्दे जब चुन कर आती है तो उनके मुद्दे अलग होते हैं, और केंद्र सरकार का जो इलेक्शन होता है, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, उसके मुद्दे अलग होते हैं। और 400 सीटों का जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम 400 सीटें लाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, वो इसी वजह से कहा था कि ये पूरी तरीके से ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको संविधान में कोई संशोधित करना है तो 2/3 मेजोरिटी के साथ आप कर सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा में। तो सीधी तौर पर इनका यही मकसद था, जो पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया। तो आज जिस तरह से आपने देखा कि बहुमत ना होने की वजह से इसे जेपीसी में भेजा गया है, तो मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से उस पर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद मुझे लगता है कि एक जनता की राय भी लेनी चाहिए, क्योंकि जनता क्या चाहती है भाई। जनता अपना विधायक जब चुनती है तो विधायक उसके दरवाजे पे जाता है, उसके लिए काम करता है, उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उसके कल्याण के लिए काम होता है। पर आप बताइए, क्या लोकसभा में चुनाव में वही होती है मुद्दे? लोकसभा चुनाव के मुद्दे तो बिल्कुल अलग होते हैं, विपरीत होते हैं। आप ही लोग जब हम डिबेट में बैठते हैं तो कहते हैं कि भाई सब ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये आपकी नाली और आपके खड़ंजे का मुद्दा नहीं है, ये आपके पानी का मुद्दा नहीं है। तो हकीकत ये है कि जब चुनाव पूरे तरीके से एक साथ किया जाएगा तो उसमें भी तो एक्सपेंसेस आएंगे। आप कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस बच जाएंगे, अरे भाई आप खुद कह रहे हैं कि आपको लगभग करोड़ों मशीनों की जरूरत पड़ेगी, और उन करोड़ों मशीनों का खर्चा किसके ऊपर आएगा? ये देश के पैसे से ही तो खर्च होगा। अगर आपको खर्च बचाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिए एक एक प्रत्याशी से कहिए कि अपना खर्चा कम करिए, उससे भी तो खर्चा बचा सकते हैं आप। पर हकीकत ये है कि किसी तरीके से ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसको नष्ट करना चाहते हैं। ये प्रेसिडेंशियल शिप जिस तरह से बाहर होती है, विदेशों में होती है, ये उस तरह का एक तंत्र लाने की पूरी कोशिश कर रहा है।
जो पूरी तरीके से नाकामयाब है, क्योंकि ये आज बहुमत में नहीं है, ना राज्यसभा में और ना ही लोकसभा में। जिस तरह से जो है 2/3 बहुमत होना चाहिए अपने विधेयक को पास करने के लिए, वो नहीं है इनके पास। तो हकीकत ये कि पूरी तरीके से जनता को ठगने का काम किया है। जनता ने जिन मुद्दों से इन्हें चुन कर भेजा था, उन मुद्दों को तो कहीं नाम ही नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, पूरे आप 10 साल के इलेक्शन मोड में ही रहेंगे। मुझे लगता है कि लगातार जब किसान बॉर्डर पे पहुंचता है तो आपने उसकी सुनवाई नहीं करते हैं, उस पर आपने एक बार भी डिस्कशन नहीं करा। आप मणिपुर पर डिस्कशन नहीं करते हैं, आप अडानी पर बोल नहीं पा रहे हैं, आप संभल जैसी घटनाओं को पूरी तरीके से उसका जो एक सरकार प्रायोजित दंगा होता है उसको आप देखिए किस तरह से चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ठीक। और उसके बाद जब राजेश चौधरी जी, विधायक बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश चौधरी जी, दो टूक में स्वागत है। भुवन जोशी जी, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने जो तमाम तर्क दिए, प्रवक्ता ने जो अपनी बात कही, राजेश चौधरी जी, संघीय ढांचे पर ये तो चोट है। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता अपनी बात को खुद ही काटने का काम कर रही थी। कह रही थी 10 साल का चुनावी मोड में रहेंगे। हम यही तो चाहते हैं कि देश चुनावी मोड में हर समय ना रहे। चुनाव के लिए एक समय निश्चित हो। क्या फेडरल सिस्टम तब कमज़ोर नहीं हुआ था जब 1951 से लेकर के और लगातार 67-68 तक एक साथ चुनाव होते थे लोकसभा और विधानसभा के? तब फेडरल सिस्टम पर कोई चोट नहीं आई, न कोई लोकतंत्र खतरे में आया, न कोई संविधान खतरे में आया। अब उस सुधार को हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो संविधान इनका खतरे में आता है। मैं पूछना चाहता हूं उनको दिक्कत क्या है? भाई, जो लोकसभा का चुनाव होगा उसी के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। एक मशीन लोकसभा की रखी होगी, एक विधानसभा की रखी होगी। साथ साथ सब प्रचार करेंगे, साथ साथ गाड़ियां चलेंगी, साथ साथ सभाएं होंगी, पूरा सिस्टम होगा, कर्मचारी उतने ही जाएंगे। डबल सिस्टम उस पर नहीं लगाना पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात, आप देखते हैं चुनाव लगभग 3 महीने 4 महीने चुनाव में लगते हैं। किसी भी चुनाव में जब हम जाते हैं तो जब से आचार संहिता लगती है और उससे पहले से ही चुनावी मोड में सरकार चली जाती है और लगातार नई सरकार का गठन होगा और उसके महीनों बाद सरकारी तंत्र चुनाव के मोड से बाहर आता है और फिर चुनाव में विकास में वो लगता है, तो सिस्टम एकदम एक तरह से पैरालिसिस हो जाता है। सिस्टम को कोई काम नहीं करा सकते, कोई नई योजना स्वीकृत नहीं हो सकती, कोई कुछ नया काम नहीं कर सकते, चुनाव की आचार संहिता रहती है। तो अब कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, तभी तो इसके ये दिन हो रहे हैं। राहुल गांधी को जनता लगातार नकारती जा रही है, नकारती जा रही है, नकारती जा रही है, उसके चेहरे को लगातार नकार रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से 3 लोकसभा के चुनाव लड़ लिए, उसके बाद 100 नहीं पकड़ पा रहे हैं, 100 नहीं पकड़ पा रहे हैं, 100 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको तो 400 मिल गई ना, आप तो मैं तो कहता हूँ आप विकास के लिए देश के साथ आइए, देश के साथ आइए, देश का पैसा बचाइए। इसमें पार्टी कहां से आ गई? इसमें कहां भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल आ गया? क्या आ गया? इसको इस तरीके से देखिए भुवन जोशी जी, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेता हूं, चुनाव अपनी योजनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेता हूं। भुवन जोशी जी, जैसे आते हैं हम आप ही की बात करें कि जब आप सत्ता में बने रहे, फिर 14 का लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर आप 17 तक थे, 17 विधानसभा चुनाव आ गया, 17 के बाद फिर 19 का आ गया, 19 के बाद फिर 22 का आ गया, 22 के बाद फिर 24 का आ गया, और उसी बीच नगर निगम इनके भी होते रहे, नगर पंचायत और परिषद का चुनाव, जिला पंचायत चुनाव होता रहा। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए, विकास जो निरंतर चलना चाहिए वो कहीं ना कहीं ठहर जाता है। जो योजनाएं हैं वो पूरे तरीके से नहीं पहुंच पाती। आप कोई नई योजना लाने जा रहे हैं तो पता चला कि आचार संहिता लागू हो गई। इसीलिए, और दूसरी ओर बार बार चुनाव कराने से खर्च लगातार बढ़ रहा है, वही पैसा देश के विकास में लगेगा। तो ऐसे में दिक्कत क्या है ये समझना चाह रहे हैं। आपके हिसाब से ये फलदायी क्यों नहीं है? अभी राहुल जी, हमने देखा था उपचुनाव हुए थे, कितने फेस में हो पाए, एक साथ हो पाए, नहीं हो पाए, डेट हो। जिस प्रदेश का एक छोटे से उपचुनाव नहीं हो पाते हो, और आपने, मैं कोई आपको प्राचीन काल की बात नहीं बता रहा, इसी समय की बात बता रहा हूँ, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल की बात बता रहा हूँ। 4 राज्यों के चुनाव कराने में सांस फूल गए थे, सरकार ने साफ मना कर दिया था, चुनाव आयोग ने, कि हम 4 राज्यों के एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एक फेज में चुनाव नहीं हो पाते।
तो ये जो व्यवस्था है, ये टोटल ऐसी व्यवस्था है जो कि मुमकिन नहीं है। और जो हमारा जो संघीय ढांचा है उसका भी ये कहीं ना कहीं हनन है। हम इसको इस रूप में देख पाते हैं। नहीं, ये हनन है वो भी बताते चलिए साथ में। हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा साहब, आपको बता रहा। देखिए, जो संघीय ढांचा है, हमारे जो राज्यों का क्षेत्र है, उसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती और केंद्र सरकार के हनन नहीं कर सकते राज्य सरकार की। दोनों एक संघीय ढांचा की अलग अलग प्रारूप है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं, जिससे सरकार की मंशा केवल मुद्दों से हटाने की, मुख्य मुद्दों से हटाने की, सिबुका छोड़ने की पुरानी आदत हो, उनसे हम कोई गंभीर कोई कदम की आशा भी नहीं कर सकते। और जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा इन्हीं राज्यों में, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, जिन राज्यों का कार्यकाल अधूरा रह जाएगा उनके लिए क्या व्यवस्था है। राहुल जी, जब इसका अध्ययन वही तो कह रहे हैं कि अब देखिए जेपीसी जाएगा मामला, फिर ये चर्चा में आएगा, तो यही तो चर्चा करेंगे आप लोग बैठकर। चर्चा पूरा है। जितने पॉलिटिकल लोग आपने अभी आपके गेस्ट पैनल में भी हैं, और देश और प्रदेश समझ पा रहा है कि इसके पीछे क्या भावना है इसके। और एक जो हमारा जो, जब मैं संविधान को पढ़ता हूं उसमें लिखा हम भारत के लोग, और जब एक की बात आती है तो क्या होता है, एक अहंकार की निशानी है। और हम कह रहे हैं जिस समय देश में बात होनी चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन, जहां बात होनी चाहिए वन नेशन वन हेल्थ, इस तरह की बातें होती तो विपक्ष सहयोग करने का काम करता है। ठीक है राजेश चौधरी जी, गंभीरता के साथ तो जोशी जी भी बात कर रहे हैं, ये बात भी सही है। देखिए जोशी जी पता नहीं कौन से ख्याली पुलावों में बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या लोकसभा का चुनाव इस देश में नहीं होता है? पूरे देश के अंदर होता है, 4 राज्यों को। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और दुनिया के बहुत सारे देश इस लोकतंत्र में यहाँ सीखने के लिए आते हैं किस तरह से वोट पड़ता है। वो जमाना तो चला गया जब जोशी जी की पार्टी वोट लूटने का काम करती थी, बैलेट पेपर से डिब्बे भर दिए जाते थे। वो तो अब जमाना है नहीं, अब तो ईवीएम का जमाना है। तो आज आवश्यकता इस बात की है, वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक बात है, होना चाहिए एजुकेशन। तो नई शिक्षा नीति लागू की है केंद्र सरकार ने और आज वो नीचे तक जा रही है। आप क्या कर रहे थे भाई जब आप सरकार में थे? आप तो देश को बांटने की बात कर रहे हैं, अभी भी जातियों में बांटने की बात करते हैं आप आज भी बात वही करते हैं। आप कहाँ एक करना चाहते हैं देश को? इस फेडरल सिस्टम को चोट पहुंचाने का काम तो जोशी जी की पार्टी ही करती है ना। हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, पीडीए सीडीए, जाने कहाँ कहाँ बांटने का ये काम करते हैं। तो इनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है। आज विकास के लिए ये आवश्यक है, देश की तरक्की के लिए आवश्यक है, देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए आवश्यक है कि एक समय निश्चित हो, उस समय के अंदर चुनाव हो जाए और 5 साल तक जो भी चुन के आए। ये क्यों मान के बैठे? उनका कहना है कि मान लीजिए कहीं अल्पमत की सरकार है और गठबंधन में सरकार बन जाती है, राहुल गांधी परेशान, सरकार गिर जाती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? कई आशंकाएं हैं, उसी का सवाल सरकार गिर जाए उसका जवाब नहीं ढूंढे। राजपूत जी, ऐसा उसका पूरा सिस्टम उसमें तय किया जाएगा। अब उसमें आप अपने सुझाव दीजिए, संशोधन रखिए, जेपीसी के सामने जाइए, और जो लोकतंत्र में हमारे माध्यम है काम करने के, कानून बनाने के, उनका आप अनुसरण करिए। आप देश का क्यों विरोध करना चाहते हैं? ये देश की तरक्की में क्यों बाधक बनना चाहते हैं आप? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो पैसा चुनाव पर खर्च होता है वो गरीब आदमी की झोंपड़ी में जाएगा, गरीब का मकान बनेगा, घर घर पानी जाएगा, बिजली जाएगी, सड़क जाएगी, शिक्षा सुधरेगी, स्वास्थ्य के में सुधार होगा, इन सब कामों में पैसा खर्च होगा, वो बर्बाद हो जाता है चुनाव में। तो आप क्यों गरीब रखना चाहते हैं? गरीब को मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। आप आइए सरकार के साथ सकारात्मक विपक्ष सही बात है। प्रियंका गुप्ता जी, मनी और देश के साथ आप खड़े होइए, मैं अपील कर रहा हूं। जब बचेगा तभी तो डेवलपमेंट की बात होगी, डेवलपमेंट तेजी के साथ होगा।
अरे भाई 8,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर, फिर उसके बाद जो है सारी जितनी भी संस्थाएं हैं, आप चाहे पोर्ट ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, आप पावर ले लीजिए, सब चीज उठा के अडानी को दे दो। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप जनता के ऊपर खर्च करेंगे। ये 10 साल में तो जनता के ऊपर खर्च नहीं कर पाए राशन के सिवा मुफ्त बांटने के अलावा। उसके बाद आप ये बैठ के यहाँ तक कहानी समझा रहे हैं कि ये जनता के लिए कर देंगे। और पंचायत चुनाव में आपको बता दूं कि आज भी उसमें एडेड नहीं है। पंचायत चुनाव ये वादी में कराएंगे कि सिर्फ विधानसभा लोकसभा। पंचायत चुनाव में फिर पूरा उतना स्ट्रक्चर काम करेगा, उतनी ही मशीनें काम करेंगी और उसके साथ में पूरा पेन फिर से एक नई प्रोसेस स्टार्ट होगी। आप देखिए क्या चाहते क्या है, क्या जरूरत आन पड़ी है। अगर कोई बदलाव पहले किए गए थे तो वो बदलाव किसी रीजन की वजह से किए गए होंगे। आज चुनी हुई सरकार है, 1 साल की चुनी हुई सरकार और 2 साल की चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। जिस दिन से ये लागू होगा वो सरकार अपने आप ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। उसका क्या, उसमें जनता का पैसा बर्बाद नहीं होता? उसमें क्या आप पैसा अपने जो है पार्टी फंड से देंगे क्या? पूछ लीजिए जिनसे बैठे हुए पार्टी फंड से देंगे ये पैसा क्या? भाई साहब देखिए, देश का विकास उनका कहना कि आपत्तियां तो दर्ज कराइए आप लोग। अरे भाई आपत्ति दर्ज नहीं करा रहे तो क्या कर रहे हैं? ये यहाँ बैठ के नहीं, जब जेपीसी के सामने जाएगा बात कर रहे हैं वहां भाई वो तो रखा ही जाएगा राहुल जी। पर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं ये लोग। 6 स्टेट में एक साथ चुनाव नहीं कर पाते। और यहाँ आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव हुए थे उसमें एक सीट पे तब भी नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए थे? तब आपके पास क्या कमी आ गई थी? तब आपको नहीं समझ में आ रहा था कि इतना ही पैसा खर्च होगा तो आप उस पे मिल्कीपुर में भी चुनाव करा लेते? तब नहीं करा पा रहे थे। आपसे ही जब बच्चे कहते हैं कि 1 day 1 एग्जाम करा दीजिए तो आप कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है। शर्म नहीं आती आपको ये बोलते हुए? और आज बैठकर यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करा लेंगे। और पूरा चुनाव जो पूरा एक सिस्टम होता है उसमें आपको आपत्ति क्या है? जनता को आपत्ति नहीं है। जब जनता वोट डालने को तैयार, उसने आपसे कभी कहा? जब किसान कहता है कि भाई हमको फसल के दाम दुगने दे दो, दुगने तो छोड़ दो, हमें लागत ही दे दो, तो उससे मिलने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। आप आपके जनता की भलाई जोशी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? भलाई नहीं सोच रही है, आपको अपनी भलाई सोच रही है इसमें। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शानदार प्रवक्ता हैं वो भी बता रहे थे कि आपके शासनकाल में कैसे चुनाव होता है। लेकिन देश ने आपके अमृतकाल में चुनाव देखा है प्रवक्ता महोदय, और कैसा चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव हुआ था, किस प्रकार आप सरकारों को गिराते हैं। महाराष्ट्र से लेकर अन्य राज्यों में पूरे देश ने देखने का काम करा। जो महाराष्ट्र में आपने जो लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ में करी, ऑन कैमरा लूट करी। अरे आप तो सबसे बड़े लुटेरे हैं इस लोकतंत्र के, और यही तो आप चाहते हैं। संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, यही तो मिशन को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसा प्रियंका जी ने कहा है कि आप उन मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते कि पूरे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, पूरे देश के लोगों को शिक्षा मिलेगी, पूरे देश को स्वास्थ्य मिलेगा। इन मुद्दों पर आप बोल रहे नहीं, एक परीक्षा आप कराओगे नहीं। ये किस तरह देश को आप ध्यान को भटकाकर किस देश और राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं आप? और हमारे संघीय ढांचे से आप खेलेंगे, लोगों की भावनाओं से आप खेलेंगे। राजेश जी, आप लोगों के हर फैसले से संविधान खतरे में कैसे आ जाता है? देखिए, जब सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं हो, जनता में एंटी कम्बेंसी नहीं हो, जनता लगातार सरकार के और नेतृत्व के साथ खड़ी हो, तो कोई न कोई झूठा मुद्दा ढूंढने का काम ये करते हैं। ये संविधान और आरक्षण लेकर के आए लोकसभा चुनाव में, और खटाखट की मशीन लेकर के आए, उसको जनता ने सपाचट कर दिया। अभी उपचुनाव में देखा क्या हालत इनकी होगी। हरियाणा में कहते थे बीजेपी का खाता ही नहीं खुलेगा। कांग्रेस के ऑथेंटिक प्रवक्ता, कांग्रेस के ऑथेंटिक हैंडल से लिखा जाता था 5 से 7 सीटें आएंगी। परिणाम आपके सामने है। आज तक कभी जितनी सीटें बीजेपी की हरियाणा के अंदर नहीं आई उतनी सब आई। अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में सरकार चली 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की। जब इतना ही बुरा था वो गठबंधन, हमने इतना ही बड़ा खराब काम किया था, तो इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ कैसे आगे भाई जीत करके? आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं भुवन जी? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं बात। लेकिन उनका एक सवाल वाजिब भी है राजेश जी, कहते हो महाराष्ट्र की जनता को समझाते, हरियाणा की जनता को जाकर के समझाते, जनता खड़ी है मोदी के साथ। 4 राज्यों का चुनाव आप लोग एक साथ नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश में एक सीट छोड़ के बाकी सीट पर चुनाव हुआ, हालांकि मामला कोर्ट में था, लेकिन 4 राज्यों की बात हम कर लेते हैं। उनका कहना कि आपके पास तो है ही नहीं कुछ, फिर भी आप कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जबकि 4 राज्यों में आप चुनाव करा ही नहीं पाए। राहुल भैया जी,
चुनाव कब कहाँ किस डेट में होगा ये तय करना इस देश के निर्वाचन आयोग का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है, और वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो स्वायत्त शासी संस्था है, सरकार के अंदर काम नहीं करती है। वो उसको तय करना, सरकार नहीं तय करती डेट। ये कौन कह रहा है? यही तो झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, इसलिए जनता इनको पसंद नहीं करती है। चुनाव तय करना चुनाव आयोग का काम है, उसको लगता है कब कहाँ चुनाव कराना है, 10 दिन आगे कराना है, 10 दिन पीछे कराना है। और जहां तक उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो वो तो हाई कोर्ट में था, कह रहे थे जिस व्यक्ति का कारण से हाई कोर्ट में वो भाजपा से जुड़ा हुआ है तो उसने तो मुकदमा वापस ले लिया अपना। जब मुकदमा वापस हो गया तब वहां चुनाव होगा। भाई हम कौन सा चुनाव से बचना चाहते हैं? चुनाव से तो आप ही बचना चाहते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत बड़ी प्रवचन करने की, प्रत्याशी नहीं पैदा हुए इनमें। ये 9 उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के, एक प्रत्याशी कांग्रेस का कहीं लड़ा हो तो मुझे बता दो। हिम्मत ही नहीं लड़ने की, बात नहीं बन पाई थी, उस पर न जाइए। हैसियत ही नहीं है कांग्रेस की। प्रियंका जी, ये तो चुनाव आयोग का काम है, तो लड़ना चाहिए था, बात नहीं बन पाई तो लड़े क्यों नहीं? बता देती सिंबल सीज हो गया था क्या? निर्वाचन आयोग ने मना की थी क्या? मोदी जी ने मना की थी क्या? योगी जी ने मना की थी? सरकार ने प्रतिबंध लगाकर क्यों नहीं लड़े आप? आपकी हैसियत नहीं थी, ताकत नहीं थी आपके अंदर, तो इसलिए लड़े नहीं। 2 सीटों पे जब रहते थे तब आपकी हैसियत पूरी जनता ने आपको दिखा रखी थी, और फिर वही दिन आने वाले हैं। ठीक है, दिन तो आने वाले हैं, लेकिन प्रियंका जी, हैसियत तो कांग्रेस की पता है सबको। विधानसभा में कितने MLA जरा बता दो। प्रियंका जी बता दीजिए। प्रियंका जी, में से एक पाया टूटा हुआ है भाई साहब। प्रियंका जी ठीक है, बात तो सुनिए पहले। आप बार बार यही सवाल, वही सवाल मैंने भी कर लिया, उन्होंने क्लियर कर दिया। वो तो कह रहे विपक्षी दल केवल झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। झूठ कौन बोलता? जुमलेबाज कौन है? आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जुमला डालेंगे तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी निकल कर आ जाएंगे। 2 करोड़ रोजगार ऐसे पूछिए कहाँ है? जुमला है। आप इनसे गूगल सरकार बनाता है क्या? स्मार्ट सिटी कहाँ है? लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, जरा पूछिए इनको। प्रियंका वाड्रा पक्ष में बैठती हैं, विपक्ष में बैठती हैं लोकसभा में, जरा बताओ किसकी सरकार बनी है इस देश के इतिहास में? 62 साल कुर्सी टूटी है तुम्हारी। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। तो आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी ने वो इतिहास बनाया है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। छोटा सा सवाल है मेरा, नशे से बाहर आ जाइए। कौन से नशे में बैठी हैं? बाहर आइए उससे, सत्ता का जो नशा आपको लगा है। इससे इतर एक सवाल है राजेश जी, वो आंकड़ा जो है वो कैसे जुटा पाएंगे इस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, इस बिल के लिए? देखिए, हम हर सदस्य के पास जाएंगे, सबसे अपील करेंगे देश के हित में, ये देश के विकास के लिए 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आप सरकार के साथ आइए और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। 1 to 1 हम बात करेंगे लोगों से, सभी राजनीतिक दलों से बात करेंगे, खुले दिमाग से, खुले दिल के साथ हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि देश के लिए इस पार्लियामेंट के माननीय सदस्य देश के हित के लिए सरकार के साथ खड़े होंगे। जोशी साहब, अगर सकारात्मकता के साथ आगे देश बढ़ रहा है तो कहीं भी कराएंगे, लड़ेंगे आप वहां पे आकर के अयोध्या में। सहयोगी अयोध्या में जमानत बचा पाएंगे आप? नहीं, मणिपुर में चुनाव, अयोध्या में भी चुनाव होने वाला है, चुनाव वहाँ जमानत बचा पाएंगे आप? कहेंगे चैनल में बैठ करके बोलेंगे कि हम लड़ पाएंगे? प्रियंका जी, जोशी जी को बोलने से नहीं मिल रहा है। कहाँ गई? महाराष्ट्र में खो गई कांग्रेस। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री तय कर रहे थे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, खो गई कांग्रेस। अरे हरियाणा में जब जीत गए तब तो आप आ गए अपनी औकात पर, तब आप कह रहे हैं कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। जब जीत गए तो फिर क्यों आपको दर्द हो रहा पेट में? जब आपको अरे जीतेंगे क्यों नहीं भाई, जब हम अच्छा काम करते हैं जनता के दिलों में जगह बनाते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर सत्ता पक्ष का कहना है कि टाइम भी बचेगा, विकास के कार्य भी होंगे, बार बार इलेक्शन कराने कि झंझट से भी बचा जाएगा, लगातार देश में विकास होता रहेगा। दूसरी ओर विपक्षी दल इसे संघीय ढांचे पर चोट बता रही है। 2 टुक में